नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था बच्चे एग्रीकल्चर में, ठीक है, 1991 से पहले तक का। ठीक है, अब हमने बात करनी कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। बच्चे ग्रीन एंड रेवोल्यूशन अल्टीमेटली मतलब एग्रीकल्चर में एक नई लहर लेकर आना, एक नई स्टेज लेकर आना, एक न्यू चीज़ लेकर आना, इम्प्रूवमेंट वी कैन से, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन को, कि किस तरह से एग्रीकल्चर का बिल्कुल ही जो था, जो आउटलुक था, या कह लो कि जो रिजल्ट थे बिल्कुल ही एकदम चेंज हुए। ठीक है, ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्प्रोट, मीन्स एकदम इंक्रीज चीज़ होना, चेंज होना। ठीक है, अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ये आया कब था? इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1967 to 68 और इट सेल्फ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय नियरली 25%। इस ईयर में 25% से इंक्रीज हुआ था और इंडिया क्या बना था? सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, कि वो अपने आप पर डिपेंडेंट हो गया था, राइट। अब यही था कि जो इसके दो फेजेस थे, जो फर्स्ट फेज़ था दैट इज़ 60s to 70s, इस चीज़ में क्या हुआ था? वॉज रिस्ट्रिक्टली लार्जली टू वीट एंड राइस, सिर्फ दो क्रॉप पे था लिमिटेड, वीट एंड राइस के ऊपर, ठीक है ना। और स्टेट कौन सी थी सिर्फ जिस पर ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन दिखा था? दैट इज़ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बट 70s एंड 80s में इसका जो इम्पैक्ट था वो वर्ल्ड वाइड हो गया था, स्प्रेड हो गया था सब जगह पर, ठीक है, मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, ज़्यादातर क्रॉप्स में भी दिखने लग गया था, हर क्रॉप में ही एक रेवोल्यूशन आया था। अब है वही प्रोडक्टिविटी में स्टॉप हुआ, मीन्स एकदम से तेज़ी हुई, इंक्रीज़ हुई। वो डाटा से हमको पता लगेगी कि जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी वो 3016 kg पर हेक्टेयर थी इन 1670s कंपेयर टू 660 पर हेक्टेयर इन 1956। कितना राइज हुआ देखो, राइज में इट वाज 2550 kg एंड इन 1617 में, और 665 kg इन 1951 में। सो इस तरह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। उसके बाद सब्सटेंशियल राइज इन दी एक्रेज मतलब एरिया अंडर द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के अंडर का एरिया था वो भी बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने लग गए थे ना, उसकी वजह से हमें फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब फॉलोइंग क्या होती थी कि जिसमें क्या होता था, हमें लैंड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ता था। जैसे अब हमने खेती करी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमें लैंड को छोड़ना पड़ता था कि सो दैट उसकी जो फर्टिलिटी या जो भी उसकी चीज़ फर्टिलिटी ख़त्म हुई है वो वापस से आ जाए। बट जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने लग गए तो हमें फॉलोइंग की इतनी नीड जरूर फील नहीं होती, तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन बढ़ना शुरू हो गया। शिफ्ट हो गए सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने पहले भी बताया था, वो फार्मिंग जो हम करते थे सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, लाइक फॉर योर कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। कमर्शियल होती है फॉर दी मार्केट पर्पस, है ना, कि मार्केट में अगर हमें पर ये चीज़ पता होती है कि इसको बेचकर हम लोग इससे अर्न कर सकते हैं। तो लोगों का आउटलुक चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि वो जब सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब अपना उन्होंने सर्वाइवल उनका बहुत अच्छे से होने लग गया, तो जो उनके पास सरप्लस था, फिर अमाउंट था जो बचा था आपका, जो कह लो क्रॉप्स का, जो भी प्रोडक्शन का, तो उन्होंने वो चीज़ मार्केट में बेचना भी प्रॉफिटेबल समझा। अब ये देखो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? इट रेफर्स टू दी सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव दी ओन फार्म कंजम्पशन। मतलब जब आपके पास खाने के अलावा अगर जो आपने जो चीज़ कंजम्पशन कर ली, आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास बच जाता था उसको मार्केटेबल सरप्लस बोलते थे। कि आउटपुट ऑफ वीट माइनस ओन फार्म कंजम्पशन ऑफ वीट, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन ऑफ वीट बाय द फार्मर फैमिली ड्यूरिंग द ईयर। जितना आपको चाहिए उसके अलावा जितना आपका वीट का आउटपुट हुआ, उसमें से जितना आपको आपके पूरे साल में चाहिए आपकी फैमिली के लिए, उतना रखकर बाकी जो बच गया दैट इज़ कंसीडर एज योर मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, उसको वो मार्केट में सेल करते थे फॉर देयर कमर्शियल कह लो कि अर्निंग। ठीक है,
चेंज इन फार्मर आउटलुक, अब उनका आउटलुक चेंज हो गया जब एक बार मुझे पता लग गया कि मैं सेल्फ सफिशेंट हो गई हूँ, अब मैं अपनी चीज़ों का मुझे सफिशेंट मैं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, मेरी फैमिली का सफिशेंट अमाउंट में उनको फूड मिल रहा है, तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना अब मैं इससे अर्निंग भी स्टार्ट करूँ, तो उनका मेंटल आउटलुक चेंज हुआ। देन सफिशेंसी हो गई फूड ग्रेन में कि अब वो खुद सफिशेंट अमाउंट में प्रोड्यूस करते थे, हैज़ बीन सो सब्सटेंशियल दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेंटेनिंग दी बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, कि वो अब जो बच जाता था, जो बिकता नहीं था, उसका स्टॉक भी रखना शुरू हो गए थे। और वही एक टाइम पीरियड था जहाँ उनको बेसिक खाने के लिए भी नहीं मिलता था हार्डली, अब वो उसका बफर स्टॉक मेंटेन करने लग गए थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ योर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस क्या हैं। अब देखो लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन ये था कि सबसे पहली बात कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, नो डाउट उसने हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ कराई, बट इट वाज ओनली इन द रिलेटेड टू आवर ओन रिकॉर्ड इन द पास्ट, बट पास्ट से रिलेटेड अगर हम, लेकिन हम दूसरे एरिया से या दूसरे देशों से अगर हम कंपेयर करें तो हम अभी भी पीछे थे। हमने ग्रोथ जरूर करी थी, लेकिन सिर्फ अपने पास्ट जो हमारी सिचुएशन थी उससे हमने ग्रो करी थी, बट अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हम अभी भी पीछे ही थे। लाइक एज कंपेयर टू यूके और चाइना वी आर स्टिल इन दी बैकवर्ड पोजीशन, राइट। अब बात क्या थी किसमें कि लिमिटेड क्रॉप पे था, ये हर क्रॉप पे यूज़ नहीं हुआ था, कुछ लिमिटेड क्रॉप्स ही थी, ठीक है, उन पर ही इसका जो दिख रहा था। लाइक देयर हैज़ बीन नो सिमिलर राइज इन दी प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, टी एक्सेट्रा। ज़्यादातर ये किस पर हो रहा था, राइस, वीट, इन चीज़ों पर इसका अनइवन स्प्रेड था। मतलब जो स्टेट है लाइक पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इट मेड अ रिमार्केबल इम्पैक्ट, बट कुछ ऐसे एरियाज थे लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, वहाँ पर इसका भी इतना ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं हुआ था। लिमिटेड फार्मिंग प्रोडक्शन पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि जो ये सीड्स वगैरह यूज़ होते थे, ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, ये ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव है ना। और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी पुअर है, फार्मिंग पॉपुलेशन, तो वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। सो जो कि रिच फार्मर्स थे वही इसका प्रोडक्शन कर पाए और अमीर ही आगे उसको कमा पाए और इसके एडवांटेजेस को ले पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक डिवाइन आ गया कि रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि अमीर लोग ही ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज को ले पा रहे थे, जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसे थे और जो फार्मिंग में अपने पैसों को यूटिलाइज कर सकते थे, और जो पुअर थे अगेन वो अभी भी बैकवर्ड कंडीशन में ही रह रहे थे। ये कुछ थे इसके नेगेटिव इफेक्ट। बट डज इंडिया नीड अनदर? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज इंक्रीज तो हुआ था, नेगेटिव इफेक्ट आए थे नो डाउट, बट स्टिल इसकी वजह से ये तो सच है कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई थी। लाइक अवर प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड हार एक्सट्रीमली लो एज कम्पेयर टू अदर नेशन, नो डाउट ये अभी भी हैं। अवर फूड ग्रेन स्टॉक आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अभी भी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं थी। मोस्ट फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ द वेदर, आज भी फेस कर रहे हैं। द फार्मर कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, ठीक है, एंड द लोन वेव्स आर बिकमिंग अ रिक्यूरिंग कंपल्सेशन। अभी तक जो लोन की जो प्रॉब्लम है वो अभी तक भी उनकी जो है कंपल्सेशन है उनके लिए, वो अभी भी शॉर्टेज चल रही है। सो दैट इज़ वाई बेसिकली कि येस ऑब्वियसली हमें नीडेड है, इट इज़ एंड द इनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन द गेन्स आर व्यूड इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड इन रिलेशन टू व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड। अगर हम अपनी ज़रूरत की बात किए और अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हमें लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है वो जो रिजल्ट आए हैं वो कम आए, बट येस इम्प्रूवमेंट तो हुई ही है। सो वी नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एज वेल।